बाजार में आज नए साल की शुरुआत हुई है। एक नए मेहमान का स्वागत करते हैं। बहुत ही जाने पहचाने हैं, बाजार के धुरंधर हैं। एनविजन कैपिटल के नीलेश शाह हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीन स्वदेश पर। नीलेश जी, पिछला साल जो बीता है थोड़े मिक्स्ड रहे हैं सेंटिमेंट, काफी उतार चढ़ाव हमने देखे, कई सारे बड़े इवेंट्स भी थे। अब ये 2025 में आप किस तरह की उम्मीदों के साथ जा रहे हैं और आपके जो की एरियाज होंगे, अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो आपका फोकस कहां पर रहने वाला है सर? धन्यवाद। और आपको, आपके पूरे टीम को और आपके सारे व्यूअर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशा करते हैं कि 2025 का साल जो वर्ष गया है 2024 का, और उसके पहले के सालों के मुकाबले बहुत ही अच्छा साल उभर के आए। बाज़ार का रुख हमारे हिसाब से पॉजिटिव ही रहना चाहिए। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि बाज़ार काफ़ी कंस्ट्रक्टिव रहेगा। अगर पिछला साल देखें तो हाँ, वॉलेटिलिटी थी, लेकिन वॉलेटिलिटी तो ये बाज़ार का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और न चाहते हुए भी वॉलेटिलिटी रहेगी। और अगर पिछला साल देखा जाए तो दो तीन कारणों से मार्केट थोड़ा सबड्यूड, लेकिन फिर भी जो एक्सपेक्टेशन था उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा साल निकला है। चाहे वो एक बहुत ही वाइब्रेंट आईपीओ मार्केट हो, सेकेंडरी मार्केट में बहुत सारे एसेंशली ऑफलोडिंग प्रमोटर्स द्वारा या प्राइवेट इक्विटी फंड्स के द्वारा हो रहा था। थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी इलेक्शन की वजह से थोड़ा दबा हुआ सा था। और अर्निंग्स ग्रोथ, जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनकी भी अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग भी थी। लेकिन अगर 2025 का साल देखें तो हमारा ऐसा मानना है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो पूरे 2024 के साल में काफ़ी उनकी बिकवाली रही है या काफ़ी रिकॉर्ड बिकवाली रही है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड चेंज होना चाहिए। ये हमारी उम्मीद है, क्योंकि मार्केट्स भी अट्रैक्टिव हो रहे हैं, करेक्शन के बाद वैल्यूएशंस भी थोड़े रिलेटिवली अट्रैक्टिव हो रहे हैं। और जो जीडीपी ग्रोथ रेट है जो फर्स्ट हाफ में 6% था, उसके मुकाबले सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में 7% के आसपास रहना चाहिए। और अगले 2-3 साल तक भी 6 से 7% के आसपास रहना चाहिए। तो हमारा ऐसा मानना है कि अर्निंग ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहेगी। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो है वो एक उनका जो विश्वास है इंडियन एक्विटी मार्केट्स के लिए, वो विश्वास बरकरार रहेगा। सो फंडामेंटल्स देखिए, अर्निंग्स ग्रोथ देखिए, या जो लिक्विडिटी फ्लो देखिए, ये सारी चीज़, हमारा ऐसा मानना है कि ये सारी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगे, ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिव रहेंगे। और उस हिसाब से मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी 2025 में और बियॉन्ड 2025 भी। ओके, सो वी टेक इट फ्रॉम देयर, पॉजिटिव रहना, अपॉर्चुनिटीज देखना, और साथ ही जो इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस, इंडिकेटर्स, अर्निंग्स ग्रोथ, एफपीआई की वापसी, इन सारी चीज़ों पर फोकस ज़रूर रखना चाहिए। गुड मॉर्निंग नीलेश, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू, योर फैमिली एंड द एंटायर टीम ऑफ एनविजन कैपिटल। और सबसे पहले इनफैक्ट जिस तरह से आपने कहा, ट्रिगर पॉइंट्स काफ़ी सारे होंगे। इसके अलावा भी अगर आप देखें, नए साल की शुरुआत, पिछला साल कह सकते हैं भारतीय बाजार के लिए खट्टी मीठी यादें ज़रूर थी। नए साल की अगर बात करें, ट्रम्प 2.0 है, एफआईआईज एफपीआईज एक्शन जिसकी आप बात कर रहे हैं, तिमाही नतीजे, और इसके अलावा बजट और मॉनेटरी पॉलिसी। इफ़ आई गिव यू अ प्लेन कैनवस, प्लीज़ हेल्प एंड डायरेक्ट आवर व्यूअर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स टू क्रिएट देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी। कौन से सेक्टर्स हैं जो कि आपको लगता है बेहतरीन मौके देंगे? 2025 में भी जो ग्लोबल हेडविंड्स है वो भी बरकरार रहेगी। जैसे आपने बताया, ट्रम्प एंगल है, यूएस फेड का क्या नज़रिया रहेगा, क्या इन्फ्लेशन वापस उभर के आएगा और उसकी वजह से क्या इंटरेस्ट रेट कट्स पोस्टपोन होंगे, इंडिया में इन्फ्लेशन और रेट कट्स क्या होंगे, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये प्ले आउट रहेंगे। लेकिन इन दिस काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट ऑल्सो जो 3 या 4 बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया पर्सपेक्टिव से या इन्वेस्टर्स के लिए, सबसे पहली है डिजिटाइजेशन। ये जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हो रहा है कंपनीज के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, कंज्यूमर्स के द्वारा, सिटीजन्स के द्वारा, ये बहुत सारी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, नए सेक्टर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहला है जो ऑनलाइन डिजिटाइजेशन। Second is financialization. Increasing amount of savings are going into investments. And therefore, you're clearly seeing a very big opportunity through financialization.
सिमिलरली जो इनफॉर्मल क्रेडिट से शिफ्ट हो रहा है फॉर्मल क्रेडिट, कई आरबीआई के जो इनिशिएटिव्स है, अकाउंट एग्रीगेटर है, यूपीआई है, इनके माध्यम के द्वारा काफ़ी फाइनेंशियलाइजेशन हो रही, चाहे इन्वेस्टिंग की दुनिया में, पेमेंट्स की दुनिया में, क्रेडिट की दुनिया में। तीसरी बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो है इंडिजनाइजेशन, मतलब जो फोकस है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, जो कई सेक्टर्स में हो रहा है, जैसे डिफेंस है या रेलवेज़ में। जो हम 5 साल पहले सोचते थे कि हम बुलेट ट्रेन इंपोर्ट करेंगे, आज हम ये कह रहे हैं कि क्या हम बुलेट ट्रेन इंडिया में बना सकेंगे या बना पाएंगे, इनफैक्ट अवार्ड किया है, राइट। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो काफ़ी अपॉर्चुनिटी। और लास्टली कंज्यूमर स्पेस में प्रीमियमाइजेशन, एवरेज इंडियन कंज्यूमर नए नए प्रोडक्ट्स, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना चाह रहे हैं, और क्विक कॉमर्स की दुनिया वो प्रोडक्ट्स उनके लिए लेके आ रहे हैं, या हाई एंड रिटेल स्टोर उनके लिए ये सब प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। सो हमारा ऐसा मानना है कि ये जो 4 बड़े क्षेत्र है, डिजिटाइजेशन, फाइनेंशियलाइजेशन, इंडिजनाइजेशन एंड प्रीमियमाइजेशन, ये 4 बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उसी में हमें एक अच्छी ग्रोथ ओरिएंटेड कैपिटल एफिशिएंट कंपनीज बैक्ड बाय गवर्नेंस को आइडेंटिफाई करते रहना है। नीलेश भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने नए साल के फर्स्ट डे में हमको समय दे रहे हैं, और मेरा थोड़ा बैड लक है कि मैं आपके साथ मुंबई में नहीं हूँ, दिल्ली से आपसे बातचीत कर रहा हूँ, बट फिर भी कोई बात नहीं, आपसे बातचीत करके हमेशा अच्छा लगता है। और नीलेश भाई, एक चीज़ मैं आपके बारे में बोलूँगा कि आप बहुत ही मतलब विजनरी काइंड ऑफ एन पर्सन है, क्योंकि आप जो भी पॉइंट्स बोल रहे थे 3-4, ये सारे पॉइंट्स टिपिकली हम थोड़ा कम सुनते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट से, लेकिन आप जो अच्छे से बता रहे हैं और सब विद द फैक्चुअल डाटा भी बता रहे हैं। नीलेश जी, एक चीज़ मेरे को थोड़ी आपसे और जाननी है। अभी बजट आ जाएगा, बजट के अंदर मेरे को नहीं लगता, क्योंकि सारी चीज़ आजकल जीएसटी अराउंड ही घूम रही है, तो बजट में ऐसा कुछ मेजर आने जा रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगले 3-4 ट्रिगर कौन से इंपॉर्टेंट है, उसमें से रुपये को हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दे रहे हैं? ये 85 के ऊपर जो रुपया आ गया है, तो इस पर इतनी इंपॉर्टेंस हम क्यों नहीं दे रहे हैं, उस पर ज़्यादा चर्चा क्यों नहीं हो रही है अभी मार्केट में? धन्यवाद डीपी कालरा जी, और आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे व्यूअर्स और ख़ास करके जो दिल्ली में हैं उनको भी बहुत नए साल की शुभकामनाएं। नहीं, ये जो मैक्रो फैक्टर्स है वो तो प्ले आउट हो ही रही है, और जो आपने दर्शाया कि जो रुपी डिप्रिसिएशन या डॉलर का स्ट्रेंथ है, वो ऑब्वियसली जो मैं पहले भी कह रहा था, इंडिजनाइजेशन या इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, और उसके बाद जो एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये सारे फैक्टर्स को एक्चुअली हेल्प करता रहेगा। सो हम सोचते हैं जनरली जब रुपी डिप्रिशिएट होता है, डॉलर अप्रिशिएट होता है, हम जनरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स की ओर फोकस करते हैं। लेकिन ये जो डिप्रिसिएशन है, ना ही सिर्फ एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेंगे बट ऑल्सो इंपोर्ट्स को और महंगे बनाएंगे, और इसकी वजह से ये जो इंडिजनाइजेशन का ड्राइव है, ये और भी मोमेंटम पकड़ेगा। और हम जनरली इंडिजनाइजेशन की बात करते हैं तो हम जनरली रेलवेज, डिफेंस, उन सब की बात कर रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ा क्षेत्र है जो उससे बेनिफिट करेगा वो है एनर्जी और एनर्जी ट्रांजिशन। आज की तारीख में हम शायद 80 या 90% हमारी जो क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है, कि कोल की रिक्वायरमेंट है, वो हम इंपोर्ट करते हैं। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, नीतियां हैं, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल या कोल को के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर इंपोर्ट करना है और अगर डॉलर भी अप्रिशिएट होता है, रुपी डिप्रिशिएट होता है, तो ये और इंपोर्ट करने से महंगी होती है। बट इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो तो हमारी होम ग्रोन सोर्स ऑफ एनर्जी है, चाहे सोलर के माध्यम से, विंड पावर, हाइड्रो, न्यूक्लियर, ये सारी होम ग्रोन डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी है, जहां हम फ्यूचर में अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल में हमारी इंपोर्ट इंटेंसिटी कम होती जाएगी और हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बढ़ता जाएगा। तो चाहे हम अभी शायद ये डॉलर की मजबूताई या रुपये की जो वीकनेस है वो शायद ये शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि कुछ वर्षों के बाद, कई वर्षों में हम ये देखेंगे कि रुपये को डिप्रिशिएट होने की कोई वजह ही नहीं है। इनफैक्ट रुपया एक बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी की तरह उभर के आएगा कुछ वर्षों में। और ऐसा लग रहा है कि जितने भी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चाहे दुनिया में हो रहे हैं या जो हमारी गवर्नमेंट की जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ है, वो दोनों को कंबाइन करे तो एक ही चीज़ संकेत देती है कि चाहे रुपया अभी वीक हो रहा हो, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में रुपये का डॉलर के सामने डायरेक्शन बहुत ही पॉजिटिव और मजबूत रहेगा। नीलेश भाई, 2 छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो आपने कहा कि एफआईज लौटेंगे 2025 में,
हम भी मान के चल रहे हैं कि जहां लौटना बहुत ज़रूरी भी हो गया मार्केट में, लेकिन लौटने के ट्रिगर क्या होंगे आपके हिसाब से? क्या वो ग्रोथ देख कर लौटेंगे भारत में, या फिर अब थोड़े वैल्यूएशन और कॉम्प्रेस हो जाए तो वैल्यूएशन देख के लौटेंगे, या फिर जो संभावित ये है कि यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर होगा तो चाइना से थोड़ा सा मोह उनका भंग होगा और भारत की तरफ आएंगे? एक तो ये चीज़ है, क्यों लौटेंगे एफआईज? और दूसरी चीज़, एक और डिबेट चल रही है मार्केट में, ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स और न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स। आपको लगता है कि भारत में ये थियरी काम करेगी, जो न्यू इकोनॉमी वाले स्टॉक्स हैं बेहतर प्रदर्शन करेंगे 2025 में? आपने दो सवाल पूछे, और सबसे पहले कि ये कोई भी इन्वेस्टर, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो, फॉरेन इन्वेस्टर हो, बेसिकली तीन चीज़ देखते हैं: ग्रोथ, गवर्नेंस और प्राइस या वैल्यूएशन। मतलब ये आप इनको जीजीपी, जीजीवी कहे, मतलब बट ये तीन जो एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। और उसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया 2025 में भी वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी। दूसरा, इंडिया का कॉर्पोरेट सेक्टर का गवर्नेंस वो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। और तीसरा, जो हमने स्पेशली लार्ज कैप सेगमेंट में जो करेक्शंस देखे हैं, या जो अपने हमारे हेडलाइन पी मल्टीपल्स हैं निफ्टी लेवल पे या सेंसेक्स लेवल पे, वो भी अभी रिलेटिवली अट्रैक्टिव हो गए हैं। मतलब लॉन्ग टर्म एवरेजेस के अराउंड ही है, मतलब वही लाइन है। तो ये तीन फैक्टर्स तो इन प्लेस है। एक वजह जो है, जो क्यों उन्होंने बिकवाली की है 2024 में, क्योंकि उनकी खुद की मार्केट, यूएस मार्केट काफ़ी मजबूत रही है। लेकिन एक चीज़ एक जो हमें याद रखना चाहिए कि यूएस मार्केट काफ़ी नैरो रही है। मतलब कि कुल मिला के 5 या 10 स्टॉक ने ही पूरी मार्केट को बढ़ावा दिया है, और ये कभी भी सस्टेनेबल नहीं हो सकता है। उसके मुकाबले इंडिया में ब्रेथ बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज और हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज ने 2024 जैसे कठिन वर्ष में भी एक अच्छा प्रदर्शन दिया है, बोथ एज बिजनेस एज वेल एज ए स्टॉक। तो ये सारे फैक्टर्स है जो एक पुल की तरह काम करेंगे, और जिसकी वजह से हमारा ऐसा मानना है कि एफपीआईज 2024 के मुकाबले में 2025 में काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। दूसरा, अगर ये करेंसी का वीकनेस अगर कहीं कुछ संभल जाता है, तो ये भी उनके लिए एक एडेड ट्रिगर या कैटलिस्ट रहेगा वापस इंडिया में निवेश शुरू करने में। Nilesh, financials and renewables are the next big opportunities. I hear you there. इंडिजनाइजेशन जिसकी आपने बात की, कंट्रोल्स भारत में लाना, एक तरह से स्वदेशीकरण, और उसकी तैयारी हम देख चुके हैं, और इसका एक इम्पैक्ट है जो कि सरकारी कंपनियां डिफेंस क्षेत्र पर भी नजर आए। लेकिन ट्रेडिशनल सेक्टर्स का क्या होगा? जैसे कि आईटी सेक्टर की अगर बात करें, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक की अगर बात करें, आईटी सेक्टर पर आपका फोकस भी रहा है। सो इन सेक्टर्स पर किस तरह से 2025 का आउटलुक नजर आएगा? ये जितने भी सेक्टर्स आपने कहे, जो है आईटी है कि एफएमसीजी है, या कुछ हद तक जो बड़ी बैंक्स हैं, ये जो बड़े बड़े कंपनीज है, ये सब सेक्टर्स में इनकी साइज़ बहुत बड़ी हो गई है। तो इनके जो ग्रोथ रेट्स है, जो वृद्धि का दर है, वो तकरीबन हमारा जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है उसके आसपास ही रहना चाहिए। अगर हमारी रियल ग्रोथ रेट 6-7% है, नॉमिनल ग्रोथ रेट अराउंड 10% है, तो इनकी ग्रोथ रेट इनके आजू बाजू ही रहेगी, मतलब यही रेंज में रहेगी। उसके मुकाबले जो न्यू एज कंपनीज़ है, या जो कंपनीज़ इनोवेटिव है, या जो कंपनीज़ की साइज़ रिलेटिवली कम है और उनके लिए ग्रोथ या वृद्धि की जो रनवे है वो और भी लंबी है, और जो बड़ी कंपनीज़ को चैलेंज कर रहे हैं, ये सारी कारणों की वजह से उनकी जो वृद्धि की दर है, ग्रोथ रेट है, अर्निंग्स में, रेवेन्यू में, वो काफ़ी ज़्यादा है बड़ी कंपनीज़ के मुकाबले। तो बड़ी कंपनीज़ 5 to 10% ग्रो कर रही है, जो छोटी कंपनीज़ हैं वो 10 से 20% ग्रोथ कर रही है। तो उनके ग्रोथ रेट्स 2 times है लार्ज कंपनीज़ के मुकाबले। तो हमारा अभी भी ऐसा मानना है कि इंडिया एक नए दौर में गुजर चुका है, नए दौर से गुजर रहा है, और ये नए दौर में नए बिजनेस मॉडल्स चाहिए, नए तरीके चाहिए, और क्योंकि लार्ज कंपनीज बहुत बड़ी है, उनके लिए नए जो बिज़नेस मॉडल्स है, नए प्रोडक्ट्स है, नए माध्यम है, वो अडॉप्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। उसके मुकाबले जो छोटी कंपनीज़ है वो ये सब बहुत अच्छी तरह अडॉप्ट कर सकती है, और जिसकी वजह से वो उनके ग्रोथ रेट्स बहुत हायर है। तो हमारा ऐसा मानना है कि ट्रेडिशनल सेक्टर्स में खास करके लार्ज कंपनीज़ है, वो एक स्ट्रक्चरल, मैं जो कहता हूँ स्ट्रक्चरल अंडर परफॉर्मेंस, शायद हो सकता है कि कुछ महीने उनका परफॉर्मेंस अच्छे रहे हैं स्टॉक्स,
But otherwise, I think there's going to be basically a bit of a structural stagnation for them. नीलेश भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन और है मेरा दिल्ली से ही। मिस्टर गवर्नर नए आ चुके हैं अब शक्तिकांत दास की जगह, है ना? आपको लगता है कि ये साल हम रेट कट का देखेंगे? अच्छा, देखेंगे भी तो फिर कितनी बार देखेंगे, एक बार या दो बार? और अगर मान लो हमने दो बार देख भी लिया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा मार्केट पे और इकोनॉमी पे? ऐसा लग रहा है कि रेट कट तो आ ही रहे हैं 2025 में। एक बहुत ही जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट मैं कह सकता हूं कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है, वो है रेट कट। कितनी रेट कट आएंगे या कितनी दफ़ा आएंगे, वो तो काफ़ी डेटा पे डिपेंड करेगा। खास करके जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो एक डिटरमिन करेगा कि रेट कट्स किस हद तक आए। दो फैक्टर्स है, एक तो इन्फ्लेशन कितना सॉफ्ट होता है और एक ग्रोथ रेट पे कितना प्रेशर है। अगर ग्रोथ रेट बरकरार है तो शायद हो सकता है कि उतनी मात्रा में हमें रेट कट देखने को नहीं मिले, लेकिन अगर इन्फ्लेशन थोड़ा दबता हुआ नज़र आता है और अगर ग्रोथ रेट भी यही जो 6.5% है तो हो सकता है कि रेट कट उम्मीद की कंपैरिजन में थोड़ा और ज़्यादा या मोर अग्रेसिवली आ सकता है। और इसके अलावा जो तीसरा पहलू है वो है ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स। मतलब जो यूएस का इंटरेस्ट रेट्स, हमारा इंटरेस्ट रेट्स, उसमें क्या डिफरेंशियल है, वो भी एक तीसरा डायमेंशन या तीसरा एंगल है जिसके ऊपर निर्भर करेगा हमारे इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है नीलेश भाई, अब धीरे धीरे देखिए, अब आज 1 जनवरी है, अब 1 फरवरी को बजट आएगा और बजट की चर्चाएं भी शुरू हो जाएंगी। और होता हमेशा यही है कि हम रोड पर, हाउसिंग पर, इंफ्रा पर, हेल्थ केयर पर बड़े ऐलानों की उम्मीद करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार कुछ नया होगा बजट में? किसी नई सोच से बजट आएगा और उसके लिहाज से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, या फिर जो थीम हर साल हम देखते हैं उसी के अराउंड फोकस करना चाहिए? नहीं, हमारा ऐसा मानना है कि ये सरकार की जो लगातार जितनी भी बजट्स आई है पिछले 10 या 11 ओकेजन्स पे या 10 या 11 साल में, वो हमेशा ये विकास लक्ष्य और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है रहती है उनकी। सो ये सरकार की एक कॉर्नरस्टोन पॉलिसी है। दूसरा है, ये बहुत ही फिस्कली रिस्पॉन्सिबल सरकार है जो हमेशा फिस्कल डेफिसिट को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, उनके फिस्कल डेफिसिट को कैसे कम किया जाए और उसका रोड मैप हमेशा पेश करते हैं। और अगर ये जो फिस्कल कंसोलिडेशन का पाथ है वो कंटिन्यू रहे तो ये दो जो मुख्य चीज़ें हैं बजट में ये रहेंगी। मेरी एक्सपेक्टेशन टू फोल्ड है। वन इज़ के कोई और नए टैक्सेस नहीं आए या टैक्स के वृद्धि रेट्स नहीं और बढ़े जो पिछले बजट में बढ़े थे, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस बढ़ा था। पहली बात तो ये है, और अच्छा होगा अगर ये टैक्स रेट्स कम हो या टैक्स रेट्स हट जाए। ये मैं एक इन्वेस्टर की तरफ बात कर रहा हूँ। और जो दूसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में और भी एम्बिशियस हो जाए। हमने अभी तक देखा है कि रेलवेज जैसे क्षेत्र में बहुत ही प्रोग्रेस हुआ है, खास करके वंदे भारत ट्रेन्स या और भी इनिशिएटिव्स को लेके। लेकिन उसके अलावा जो एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है बुलेट ट्रेन का बॉम्बे दिल्ली अहमदाबाद के बीच में, मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये बजट में उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी एक सोच आए और कि भाई ये बुलेट ट्रेन्स वगैरह बहुत ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे इंट्रोड्यूस हो जाए, तो ये एक इकोनॉमी को बहुत बड़ा एक मोमेंटम मिलेगा, एक पुश मिलेगा। और क्योंकि सरकार के पास टैक्स कलेक्शंस भी अच्छे हैं, रेवेन्यू कलेक्शंस बहुत बॉयंट है, तो ऐसा लग रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्पेंडिंग है जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पे है, 3% ऑफ द जीडीपी, शायद वो ऐसा आंकड़ा है, वो और बढ़े, तो ऐसा मानना है कि ये हमारे देश के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे नागरिक के लिए और हमारे जो एंटरप्राइजेज है उनके लिए बहुत ही स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म पॉजिटिव उभर के आएगा। Absolutely. Nilesh, that felt like a 360-degree analysis from market to trends to economy. सारी की सारी चर्चा हमारे निवेशकों को, दैट टू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू यू, योर फैमिली एंड द एंटायर टीम। Thank you so much. Happy New Year to you, to the team and all the viewers of ET Now, ET Swadesh. Thank you so much. Thank you.
सो बाजार की हर बारीकी पर नब्ज रखने वाले नीलेश शाह हमारे साथ जुड़े, बाजार के जाने माने दिग्गज, और उन्होंने बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ आउटलुक 2025 में शेयर किया।